लेट्स कंटिन्यू तो ऑप्स रेडियो इंटीग्रेशन। सो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर का यूएसजी डिस्कस करेंगे इसमें एंड थर्ड ट्राइमेस्टर का। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर का यूएसजी किसके लिए यूज़ होता है? एक तो कॉन्जेनाइटल एनोमली को देखने के लिए, ग्रॉस एनोमली स्कैन करने के लिए, जिसका बेस्ट टाइम सेकेंड ट्राइमेस्टर ही होता है। सेकेंड सर्वाइकल लेंथ देखने के लिए, ये प्री टर्म लेबर को प्रेडिक्ट करने के लिए काम आता है। थर्ड एमनियोटिक फ्लूइड देखने के लिए। देन फोर्थ गेस्टेशनल एज को डिटरमिन करने के लिए, इसका बेस्ट टाइम वैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। एंड फिफ्थ प्लेसेंटा को लोकलाइज करने के लिए, इसका बेस्ट टाइम थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वैसे। एंड सिक्स्थ फीटल ग्रोथ को देखने के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर के जी यूज़ होता है। सेवन्थ एमनियोसेंटेसिस को असिस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ग्रॉस कॉन्जेनाइटल एनोमलीज के लिए कैसे यूज़ होता है ये? तो बेस्ट यूएसजी इसके लिए होता है टीफा, दैट इज टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमली, या जिसको एनोमली स्कैन भी बोलते हैं, या लेवल 2 स्कैन। बेस्ट टाइम इसका होता है 18 to 20 वीक्स, और सारी फीमेल्स में करना ये इम्पोर्टेंट होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली अगर पेशेंट है तो उसको भी लेवल 2 स्कैन करना ज़रूरी होता है। वैसे उसकी हाई रिस्क नहीं होती है कॉन्जेनाइटल एनोमलीज़ की गेस्टेशनल डायबिटीज़ के केस में, बट स्टिल उसका एनोमली स्कैन करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी फीमेल्स में किया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। अगर ओनली एक यूएसजी करना है, सिर्फ एक यूएसजी करना है डायर प्रेगनेंसी में, तो वो एनोमली स्कैन ही किया जाता है। ना सर्वाइकल लेंथ के लिए कैसे यूज़ करते हैं? जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होता है ना, तो उसका लेंथ शॉर्टन होता है, तो ये प्रेडिक्शन देता है प्रीटर्म लेबर का। और ये मेज़र किया जाता है ट्रांसवेजाइनल स्कैन से। 18 से 24 हफ्ते के बीच में ये किया जाता है। एंड अगर कोई हिस्ट्री नहीं है पहले के अबॉर्शन की, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन की या फिर प्री टर्म लेबर की, तब तो उस केस में ये 18 to 24 वीक्स किया जाता है। और अगर सर्विक्स लेंथ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है तो फिर वो प्री टर्म लेबर के रिस्क को डिनोट करता है। देन सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हिस्ट्री है प्री टर्म लेबर की, या फिर प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री है, या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन की हिस्ट्री है, तो सीरियल यूएसजी किया जाता है 14 to 16 वीक्स में, और वो एंड होता है 24 वीक्स पे। देन उसके बाद अगेन सर्विक्स लेंथ देखते हैं, और अगर वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है तो फिर प्री टर्म लेबर की रिस्क होती है। ना थर्ड है एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स। तो एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, ये अलग दूसरे वीडियो में बताया गया है। एमनियोटिक फ्लूइड वाले वीडियो में दो मेथड्स होते हैं इसके, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड सेकेंड सिंगल वर्टिकल पॉकेट। अब गैस्ट्रेशन एज के लिए कैसे यूज़ किया जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर यूएसजी को? बेस्ट पैरामीटर इसका होता है बाइपैरेटल डायमीटर, और 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर ये यूज़ किया जाना चाहिए बाइपैरेटल डायमीटर, एंड अप टू सेकेंड ट्राइमेस्टर यूज़ किया जाना चाहिए। और जब कह सकते हैं हम कि क्राउन रम्प लेंथ ग्रेटर देन 84 mm रहे, तब यूज़ किया जाना चाहिए। सो गेस्टेशनल एज के लिए बेस्ट टाइम जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर ही होता है। एंड बाइपैरेटल डायमीटर का डेफिनेशन क्या होता है कि आउटर टेबल ऑफ वन साइड से लेकर ये इनर टेबल ऑफ अदर साइड तक का पैरामीटर होता है। सो इसमें क्या क्या दिखता है प्लेन फॉर बाइपैरेटल डायमीटर में? एक तो थर्ड वेंट्रिकल दिखता है, देन कोरॉइड प्लेक्सस दिखता है दोनों साइड, एंड फाक्स सेरिब्राई दिखता है एक जगह। देन टी से है दो, जो टी लिखा हुआ है ये थैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड CSP जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैवम सेप्टम पेलुसिडम को। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें विजुलाइज होते हैं ना। अगर हेड डिफॉर्म्ड होता है तो ब्रैकीसेफेली या डॉलिकोसेफेली अगर होता है तो हेड सर्कमफेरेंस लिया जाता है उसी सेम प्लेन में जो बाइपैरेटल डायमीटर का है। इंस्टीड ऑफ द बाइपैरेटल डायमीटर हम हेड सर्कमफेरेंस लेते हैं ना। यूएसजी में सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स क्या होते हैं एन्यूप्लॉइडी के? अगर ये सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स में दो या उससे ज़्यादा प्रेजेंट है तो स्क्रीनिंग पॉजिटिव मानी जाती है एन्यूप्लॉइडी के लिए। तो इसमें क्या क्या मार्कर्स है? फर्स्ट न्यूक्लियर फोल्ड थिकनेस है, अगर वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 6 mm रहता है तो वो मार्क करता है पॉजिटिव। देन सेकेंड, अगर एब्सेंट नेसल बोन है
थर्ड, अगर शॉर्ट एंड लॉन्ग बोन कोई भी शॉर्ट हो गई है, फीमर ये सब। देन फोर्थ, अगर पाइलेक्टेसिस है, यानी कि जो एंटर और पोस्टीरियर डायमीटर है ना रील एंड पेल्विस का, वो ग्रेटर या इक्वल टू 4 mm हो गया है। देन फिफ्थ, इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकाई है अगर। सिक्स्थ, इकोजेनिक बॉवल है अगर। देन सेवन्थ, कोरॉइड प्लेक्सस सिस्ट अगर प्रेजेंट है। तो ये सारे पैरामीटर्स है, 7 पैरामीटर्स। तो अगर इन आइसोलेशन हम बोले तो लीस्ट चांसेस ऑफ एन्यूप्लॉइडी में कब होता है, यानी कि अगर आइसोलेटेड सिर्फ एक पैरामीटर ही हमको पॉजिटिव मिल रहा है तो उस कंडीशन में एन्यूप्लॉइडी का रिस्क सबसे कम होता है कोरॉइड प्लेक्सस सिस्ट में। एंड अगर आइसोलेशन में सिर्फ एक पैरामीटर हमको पॉजिटिव मिला, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस कब होंगे एन्यूप्लॉइडी के, न्यूक्ल फोल्ड थिकनेस के केस में। मतलब न्यूक्ल फोल्ड थिकनेस अगर हमको सिंगल पैरामीटर बस मिल जाता है, बाकी सब नेगेटिव आते हैं, तो भी सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे उसके एन्यूप्लॉइडी के। नाउ थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में हम देखते हैं। तो थर्ड ट्राइमेस्टर बेस्ट होता है प्लेसेंटल लोकलाइजेशन के लिए। अब इसको गेस्टेशनल एज के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो गेस्टेशनल एज के लिए अलग अलग फीटल बायोमेट्रिक पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन सिंगल बेस्ट पैरामीटर के बारे में अगर पूछे थर्ड ट्राइमेस्टर में तो फीमर लेंथ होता है। तो शॉर्ट एंड फीमर दो तरीके की हो सकती है, दो वजहों से। एक तो नॉर्मल हो सकती है, दूसरा वो ट्राइसोमी 21 को मार्क कर सकती है, डाउन सिंड्रोम को। एंड सीवियरली अगर शॉर्ट फीमर होती है, यानी कि लेस देन 5% होती है, तो फिर दो तरीके का इंडिकेशन वो देती है। एक तो स्केलेटल डिस्प्लेजिया हो सकता है, दूसरा अर्ली ऑनसेट ऑफ फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। देन फॉर फीटल ग्रोथ असेसमेंट ऑफ यूएसजी हम क्या करते हैं, सिंगल बेस्ट पैरामीटर होता है उसका एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस फीटस का। तो इस कंडीशन में हमको मैक्रोसोमिया, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ये सब पता चल जाता है। तो एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस मेज़र किया जाता है एट द प्लेस ऑफ लार्जेस्ट डायमीटर पे। फीटल लीवर का जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है उस प्लेस पे मेज़र किया जाता है। तो वो कैसे पता चलता है, जहाँ पे राइट एंड लेफ्ट पोर्टल वेन का यूनियन होता है ना, वो प्लेस जो है लार्जेस्ट डायमीटर का प्लेस होता है। तो उस प्लेन में ना 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो होता है फीटल स्टमक, दूसरा होता है अम्बिलिकल वेन एंड तीसरा पोर्टल साइनस होता है। तो एक हॉकी स्टिक टाइप का साइन होता है जैसे डायग्राम में दिख रहा है, क्योंकि अम्बिलिकल वेन और पोर्टल साइनस एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और जे शेप्ड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हॉकी स्टिक साइन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ये नीचे फीटल स्टमक है, उसके नीचे वर्टिब्रल बॉडी है एंड रिब्स है। नाउ प्लेन में क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, कौन से स्ट्रक्चर नहीं होने चाहिए, एक तो किडनी नहीं होना चाहिए, दूसरा कॉर्ड इंसर्शन नहीं होना चाहिए इस प्लेन में, जो ये प्लेन में हम ले रहे हैं डायमीटर। तो अगर जो एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 35 सेंटीमीटर आ रहा है तो फीटल मैक्रोसोमिया डायग्नोस होता है। एंड बेस्ट वे क्या होता है, बेस्ट वे जो है फीटल वेट को असेस करने का यूएसजी पे, वो हेडलॉक फार्मूला एंड शेफर्ड फार्मूला से है। लेकिन अगर सिंगल बेस्ट पैरामीटर की बात करें तो वो एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस है। सो फीटल वेट को हम क्लिनिकली भी एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे, जॉनसन फार्मूला यूज़ होता है उसके लिए, और उसमें फंडल हाइट को हम मेज़र करते हैं। एंड उसमें 2 तरीके का फॉर्मूला है, अगर हेड इंगेज्ड है, अगर हमको फील हो रहा है हेड नीचे वेजाइना से, तो FH-11 इंटू 155 करते हैं और फिर फीटल वेट इन ग्राम्स आ जाता है। और अगर हेड इंगेज्ड नहीं है तो फीटल हाइट -12 करते हैं इंटू 155 एंड फीटल वेट इन ग्राम्स आ जाता है। नाउ फीटल डिस्ट्रेस के बारे में देखेंगे। तो क्लिनिकल सिम्टम होता है ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का। सो उस कंडीशन में क्या होता है कि फुट लेस जाता है इन द फीटस, तो ये प्राइमरी एडेप्टिव रेस्पॉन्स कुछ देता है, उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। एक तो फूड अगर कम जाएगा नहीं फीटस में तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से क्या होता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होता है। देन वो एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश करता है फीटस, एंड उससे क्या होता है कि डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट होती है एंड फीटल हार्ट रेट भी कम हो जाता है।
क्योंकि जो ब्रेन है ना वो मैक्सिमम ब्लड ले लेता है, ब्रेन को क्योंकि प्रोटेक्ट करना होता है इसलिए सारा ब्लड जो है वो वहाँ भेज देता है। तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है सेरेब्रल वेसल्स में, जबकि अम्बिलिकल आर्टरी में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो उससे उनको ऑक्सीजन कम मिलता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो प्लेसेंटा फिर और ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होता है पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, आरबीसीज का नंबर बढ़ जाता है। स्टिल अगर सफिशेंट नहीं होता है ना ऑक्सीजन, तो फिर फीटल हाइपोक्सिया हो जाता है और उसकी वजह से फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो जाता है एंड फाइनली मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। नाउ स्टिल डिकम्पेंसेशन अगर कंटिन्यू है तो रीनल ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है और यूरिन प्रोडक्शन भी फिर कम हो जाता है, उसको ओलिगूरिया बोलते हैं। और फिर फीटल मूवमेंट कम हो जाता है और फीटल हार्ट रेट भी कम हो जाता है, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लॉस ऑफ फीटल हार्ट रिएक्टिविटी हो जाता है एंड परसिस्टेंट लेट डिसेलरेशन होता है, और ये सारे साइंस जो है अच्छे नहीं होते हैं। अब उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।